नमस्कार मित्रों, जब भी साहित्य और राजनीति की बात करते हैं तो उस वक्त बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम के हिस्से हमारे सामने उभर कर आ जाते हैं। बहुत सारे राजनीतिज्ञ ऐसे हुए हैं जिनका वास्ता अदब से रहा है, लेकिन अदब के दुनिया के लोग, साहित्य की दुनिया के लोग, उनका भी वास्ता राजनीतिक विषयों से, राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा रहा है। वो राजनीतिज्ञों से भले ही ना जुड़े हों, लेकिन राजनीतिक मुद्दों से ज़रूर जुड़े रहे हैं और अपनी बात उन्होंने बड़े बेसाख्ता ढंग से, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात कही है। ऐसे नामों पर जब भी विचार करते हैं मित्रों, तो कमोबेश ये मानकर चलना चाहिए कि लगभग अधिकांश साहित्यकारों ने किसी न किसी राजनीतिक मुद्दे को, राजनीति कोई अस्पृश्य विषय नहीं है, हमारे जीवन का एक अंग है। जब भी लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में राजनीति उसका एक अनिवार्य हिस्सा बन जाती है, अनिवार्य अंग बन जाती है। अब हम ये कहें कि साहित्य बिल्कुल इससे दूर रहेगा, कोसों दूर रहेगा और साहित्य अपनी बात कहेगा, तो वो थोड़ा सा, उसमें जो एक महीन सी रेखा है, अंतर की रेखा, उसको स्पष्ट रूप से बयान करना संभव नहीं होता। और जब भी इस विषय पर विचार करेंगे तो बहुत सारे नाम हमारे सामने उभर कर आएंगे। निराला जी भी आएंगे उसमें, फिराक भी आएगा उसमें, साहिर लुधियानवी भी आएंगे, और ये सारे के सारे लोग किसी न किसी रूप में राजनीति से फैज़ भी आएंगे सबसे बढ़कर। और नागार्जुन, हमारे बाबा नागार्जुन सबसे ज़्यादा चर्चा में आएंगे सामने। दुष्यंत, जब भी आपातकाल पे चर्चा होगी या मानवीय सुख दुख पे चर्चा होगी और मानवीय संबंधों की या मानवीय नियति की, राजनीतिक सरोकारों से जुड़ने की बात होगी, वो भी आएंगे। श्रीकांत वर्मा आधुनिक और नई कविता के एक शीर्षस्थ हस्ताक्षर माने गए, लेकिन जब उन्होंने एक नेता विशेष के सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया तो उनके प्रति जो एक सम्मान की जो रेखा थी वो थोड़ी सी मध्यम पड़ी। कि श्रीकांत वर्मा की रचनाओं में कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो किसी राजनेता विशेष के सलाहकार के रूप में, घोषित सलाहकार के रूप में काम करना उचित समझे। बहरहाल ये विषय काफ़ी लंबा है, मैं आपको थोड़ा सा शुरुआत करूंगा दिनकर जी से। दिनकर जी ने एक बार, आपने पहले भी सुनी ही बात, ये कि संसद के जो सीढ़ियां हैं उसमें राज्यसभा के सदस्य होने के नाते ये जब सदन से निकले तो संयोगवश पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री वो भी निकले। पंडित जी ने स्वयं सम्मानवश दिनकर जी को आगे किया कि आप चलिए आगे, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। दिनकर जी ने इस बात का प्रयास नहीं किया कि मैं प्रधानमंत्री के पीछे चलूँ। ये उनको थोड़ा सा खुद स्वयं भी अटपटा लगता था। उनको मालूम था कि मेरी पहचान एक साहित्यकार के रूप में, एक कलम मनीषी के रूप में है, और इस पहचान को उन्होंने कभी भी गुम नहीं होने दिया। सीढ़ियों से उतरते समय नेहरू जी का पांव लड़खड़ा गया और दिनकर जी क्योंकि आगे आगे चल रहे थे, उन्होंने उनको थाम लिया, उनका हाथ पकड़ा, उनको गिरने से बचाया। और नेहरू जी ने, दिनकर बहुत बहुत धन्यवाद, मैनी मैनी थैंक्स, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किए। तो दिनकर जी ने कहा कि पंडित जी ने कोई बात नहीं, जब भी राजनीति लड़खड़ाएगी तो उसको संभालेगा साहित्य ही। मेरा दायित्व है एक साहित्यकार होने के नाते कि मैं आपको संभालूं। बात आई गई हो गई, लेकिन ये एक संकेत मात्र था, एक छोटी सी एक घटना का एक संवाद जो है वो एक संकेत मात्र था कि राजनीति और साहित्य के संबंध जो हैं वो सरोकार बने रहते हैं। अपने जीवन काल में नेहरू जी ने और उसके बाद अन्य प्रधानमंत्रियों ने, वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिन साहित्यकारों का मनोनयन पद्म पुरस्कारों के लिए भी किया है, उनमें ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग उनकी राजनैतिक या उनकी संस्कारगत या उनकी सांस्कृतिक विचारधारा से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। बड़े निष्पक्ष होकर, ये पद ही मित्रों ऐसे हैं, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे मोदी जी हों,
इनमें बहुत सारी गरिमाओं का, देश की गरिमाओं का, राष्ट्रीय गरिमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। और ये इस दायित्व से, इस दायित्व के बोझ से हमारा संयोगवश, अच्छी बात है, सुखद बात है कि हमारे देश का कोई भी नेता बचा नहीं है कि वो इससे दूरी बना के रख सके, ये संभव नहीं है। आज थोड़ी सी नागार्जुन की बात कर लेते हैं। दुष्यंत की फिर कभी पहले भी कर चुके हैं, फिर कभी करेंगे, इसी संदर्भ में करेंगे। अब नागार्जुन जी अक्सर कहा करते थे कि राजनीति अगर गलत राह पर चल निकली तो वह खुद भी भटकेगी और जनता के लिए भी तबाही लाएगी। सत्ता जीवन को जीवन दे सकती है और चौपट भी कर सकती है। ये उनका हमेशा एक कथन रहा है। इस बात पे वो अडिग रहे हैं और उन्होंने एक सिद्धांत के रूप में इस बात को बयान किया है। और स्वयं भारतेंदु हरीश चंद्र जिन्हें हम आधुनिक काल का सबसे प्रथम कवि मानते हैं, उन्होंने अंधेर नगरी चौपट राजा जब लिखा तो उससे भी स्थिति स्पष्ट हो गई कि साहित्यकार जो है वो कितनी दूरी बनाकर टिप्पणी करता है और वो किसी एक सत्ता प्रतिष्ठान का या एक संगठन प्रतिष्ठान का नेता बन के नहीं करता, वो एक सामान्य बात करता है। और इसी प्रकार से नागार्जुन चाहते थे कि साहित्य में उनको परहेज़ नहीं था चर्चा से। वो हमेशा ये कहा करते थे कि साहित्य में लोकतांत्रिक सरकार की नीति और अनीति की चर्चा होनी चाहिए, इससे परहेज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो ये चाहते थे कि जनता भी खुलकर अपनी बात कहे। साहित्य का प्रथम विषय है, साहित्य का सबसे पहला विषय है मनुष्य, और लोकतंत्र में ही भी मनुष्य ही प्रथम विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब दोनों का विषय, मुख्य विषय, प्रधान विषय मनुष्य है, तो ये स्वाभाविक है कि दोनों में एक सामंजस्य, एक वैचारिक स्पष्टता वो सामने आनी चाहिए। मैं कुछ उदाहरणों के साथ बात करता हूँ, अदरवाइज़ यदि हम उदाहरणों का सहारा नहीं लेंगे तो बात सारी की सारी उबाऊ हो जाएगी। अब उसमें हालांकि नागार्जुन को वामपंथी माना जाता है, प्रगतिशील माना जाता है, लेकिन जब सोवियत संघ ने या चेकोस्लोवाकिया में अपने टैंक उतारे प्राग में, विशेष रूप से आप सबको याद होगा क्योंकि उस वक्त बहुत सारे विश्व भर के साहित्यकार उस घटनाक्रम से जुड़ गए थे, तब नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी कि क्रांति तुम्हारी तुम्हें मुबारक। उन्होंने उसी देश की आलोचना की थी जिस देश की राजनैतिक विचारधारा के साथ उनको जोड़ा जाता रहा था अतीत में, कि क्रांति तुम्हारी तुम्हें मुबारक, भ्रांति तुम्हारी तुम्हें मुबारक। क्रांति तुम्हारी तुम्हें मुबारक, भ्रांति तुम्हारी तुम्हें मुबारक, कूट कपट की भीतर घाती, शांति तुम्हारी तुम्हें मुबारक। तो वो एक अलग लीग के कवि थे। उन्होंने सदा ये बात स्पष्ट शब्दों में बयान की है, कहीं शब्दों को चबाया नहीं, कहीं जुगाली नहीं की। अगर उनको इंदिरा जी पर कोई आपत्ति थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इंदु जी क्या हुआ है आपको, इंदु जी क्या हुआ आपको। ये 1974 में 7 अप्रैल को जब ये आंदोलन चला था नवनिर्माण का, और उसके बाद जब वो आपातकाल की पूर्व स्थिति पर लिखी गई उनकी कविता है कि इंदु जी क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। दूसरी पंक्ति है, इंदु जी क्या हुआ आपको, अरे क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, इंदु जी क्या हुआ आपको। बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को, इंदु जी क्या हुआ आपको। तो उनका एक कहने का जो एक क्रम था वो बिल्कुल अलग होता था। ऐसे ही 1974 में जयप्रकाश नारायण जब एक रैली के दौरान पुलिस की लाठी का शिकार हुए थे, तब भी नागार्जुन ने ये बात स्पष्ट कही थी कि जयप्रकाश पर पड़ी लाठियां लोकतंत्र की, जयप्रकाश पर पड़ी लाठियां लोकतंत्र की, और एक और गांधी की हत्या होगी अब क्या, एक और गांधी की हत्या होगी अब क्या, बर्बरता के भोग चढ़ेगा योगी अब क्या, पोल खुल गई शासक दल के महामंत्र की, जयप्रकाश पर पड़ गई लाठियां लोकतंत्र की। तो वो अपनी बात को चबाते नहीं थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक महीन रेखा खींच रखी थी
कि वाम दक्षिण कुछ नहीं होता, लेकिन जहाँ एक अन्याय है उसके खिलाफ जमकर खड़े हो जाइए, चाहे आप पर कोई भी ठप्पा लगे, ठप्पों से ना घबराइए। लेकिन यह है कि जहाँ भी कोई अन्याय होता है वहाँ साहित्यकार का दायित्व बनता है कि वो अपनी आवाज़ कहे, अपने शब्दों का प्रयोग करे, अपनी अभिव्यक्ति को एक नई धार दे। बाकी चीज़ें बहुत लंबा विषय है, इस पर फिर कभी चर्चा। आज इतना ही, धन्यवाद।